सिर्फ जाती है। बढ़िया है। सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया मैडम। अच्छा है। चलिए, कल हम लोगों ने वेजेस तक किया था, और हम्म। जितना जल्दी हो सके ना, जो मेन मेन पॉइंट्स है वो हाईलाइट जी करके आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज, yes। एज आई ऑलवेज से, कि खत्म ही नहीं होगा कभी पोर्शन। तो नाउ, नहीं पोर्शन नहीं होने वाला मैडम, पोर्शन नहीं होने वाला, नहीं आई एम होने श्योर। वाला है, हाँ, लेकिन जितना हो रहा है और जितना कर पा रहे हाँ हैं उतना फिफ्टी करें। परसेंट तो, हाँ, फिफ्टी फिर परसेंट लास्ट तो में हो ही तो हमारे जाएगा। पास, हाँ, लास्ट में हमारे पास ऑप्शन यही रहेगा कि हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट करेंगे, जो पेपर है वो सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। डिसेबलमेंट, ये मैं हम लोगों ने किया था कि डिसेबिलिटी जो होगी वो पार्शियल भी हो सकती है या टोटल भी हो सकती है। तो द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड डिसेबलमेंट इज टू डिप्राइव ऑफ सम एबिलिटी, किसी एबिलिटी से वंचित हो जाना, ये डिसेबलमेंट होगी। कोई एबिलिटी डिस हो जाएगी, कोई एबिलिटी खत्म हो जाएगी। However, the act does not define the word disablement. It only defines partial and total disablement. These definitions clearly show that disablement is a loss of earning capacity. बेसिकली जब अर्निंग कैपेसिटी में नुकसान हो रहा है, कोई अगर इंसान कुछ अर्न करने वाला, कमाने वाला इंसान को कोई डिसेबिलिटी आ जाती है, कोई इंजरी की वजह से, कोई एक्सीडेंट की वजह से, और उसकी कमाने की क्षमता कम हो जाती है या नहीं रहती है कमाने की क्षमता, तो ऐसे केसेस में डिसेबलमेंट का कंसेप्ट आता है। डिसेबलमेंट पार्शियल भी हो सकता है, टोटल भी हो सकता है, उसके भी अंदर और टाइप्स हैं, वो हम अभी आज देखेंगे। विच डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ इंजरी एंड परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी कैन बी पार्शियल और टोटल। पार्शियल भी हो सकती है डिसेबलमेंट, या टोटल भी हो सकती है। द एक्ट क्लासिफाइज डिसेबलमेंट इन टू कैटेगरीज, नेमली पार्शियल एंड टोटल। अब पार्शियल में क्या होगा? पार्शियल डिसेबलमेंट 2(1)(g) में, सेक्शन 2 ऑफ 2 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन g में डिफाइन हुआ है। पार्शियल डिसेबलमेंट मीन्स व्हेन अ डिसेबलमेंट इज ऑफ अ टेम्पररी नेचर। पार्शियल डिसेबलमेंट में भी दो होंगे, एक तो टेम्पररी नेचर और एक परमानेंट नेचर। मतलब किसी की सिर्फ फॉर एग्जांपल, किसी को एल्बो में मार लगी है, एक्सीडेंट से एल्बो में मार लगी है, तो एल्बो में जो मार लगी है वो टेम्पररी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। पहले तो एल्बो में मार लगी है, वो पार्शियल है या टोटल डिसेबलमेंट है? तो वो पार्शियल है, क्योंकि कंप्लीटली डिसेबल नहीं हुआ है बंदा, उसकी पार्शियल डिसेबिलिटी हुई है। अब पार्शियल डिसेबलमेंट में भी टेम्पररी है या परमानेंट है वो भी देखना पड़ेगा, वो भी एसर्टन करना पड़ेगा। तो टेम्पररी कब होगी? जब अगर उसको फ्रैक्चर हुआ है 3 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद वो कम्प्लीटली ठीक हो सकता है। तो ऐसी डिसेबलमेंट जो पार्शियल है बट टेम्पररी है, तो वो ए में आ जाएगी, वेयर द डिसेबलमेंट इज ऑफ टेम्पररी नेचर। और अगर वो परमानेंट है, वो उसकी एल्बो जो टूटी है वो डॉक्टर ने बोला है कि कभी भी ठीक नहीं होगी, और या फिर उसका हाथ ही टूट गया है, तो वहाँ पे ऐसे केस में वो परमानेंट नेचर की पार्शियल डिसेबलमेंट होगी। बट द डिसेबलमेंट इज ऑफ टेम्पररी नेचर, such disablement as reduces the earning capacity of employee in an employment in which he was engaged at the time of accident resulting in disablement। जो एक्सीडेंट के वजह से उसको ये डिसेबलमेंट हुई है, और वो एक्सीडेंट कब हुआ है? जब वो एम्प्लॉयमेंट में था और तब उसकी अर्निंग कैपेसिटी कम हुई है। सिमिलरली, where the disablement is of permanent nature, such disablement as reduces his earning capacity in every employment which he was capable of undertaking at that time। तो उसकी परमानेंट नेचर की डिसेबलमेंट हुई है, जो कि अदरवाइज वो केपेबल था, अर्निंग कैपेसिटी उसकी थी, बट इस परमानेंट नेचर की डिसेबलमेंट होने के बाद उसकी अर्निंग कैपेसिटी में फ़र्क पड़ा है। तो द टेस्ट ऑफ सच डिसेबलमेंट इज द रिडक्शन इन अर्निंग कैपेसिटी of employee। However, every reduction in earning capacity will not make the employer liable to pay compensation। लेकिन ये बात इम्पॉर्टेंट है कि हर बार अर्निंग कैपेसिटी में रिडक्शन होने का जो कारण है हमेशा एम्प्लॉयर पे नहीं करेगा। ऐसे भी कोई केसेस होंगे जहाँ पे अर्निंग कैपेसिटी कम हुई है उस बंदे की,
बट कोई भी परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि अर्निंग कैपेसिटी हो तो एम्प्लॉयर को पे करना ही है। हाँ, लेकिन अर्निंग कैपेसिटी में रिडक्शन हुआ है जो कि डिसेबलमेंट की वजह से हुआ है, और वो डिसेबलमेंट एक्सीडेंट की वजह से हुआ है, और वो एक्सीडेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सॉरी नॉट बिजनेस, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट हुआ है। इन दोज केसेस ओनली एम्प्लॉयर को कॉम्पेंसेशन पे करना है। अंडर द एक्ट द एम्प्लॉयर इज नॉट लाइबल टू पे कॉम्पेंसेशन इफ द इंजरी डज नॉट रिजल्ट इन पार्शियल और टोटल डिसेबलमेंट। वही अभी जो मैंने बोला कि एम्प्लॉयर पे नहीं करेगा कॉम्पेंसेशन अगर इंजरी से पार्शियल या टोटल डिसेबलमेंट नहीं हुई है। मतलब इंजरी हुई है बट कोई डिसेबलमेंट नहीं हुई है, वो इमीडिएटली 2 दिन 3 दिन के बाद जॉब पे आ सकता है, तो उसको कोई कॉम्पेंसेशन की ज़रूरत नहीं है। ऑफ एम्प्लॉय फॉर द पीरियड ऑफ 3 days और मोर। तो 3 दिन तक अगर आपको कोई ऐसी इंजरी हुई है जहाँ पे 3 दिन तक आपको रेस्ट करना है, या फिर कुछ भी लगा है, चोट लगी है, 3 दिन के बाद आप ठीक हो जाओगे, तो 3 दिन से ज़्यादा चलने वाली डिसेबलमेंट को पार्शियल टोटल किसी भी डिसेबलमेंट में माना जाएगा। बट 3 दिन तक फॉर 3 days और मोर है तो ही ये बोल सकते हैं कि वो कोई सीरियस इंजरी है। 3 दिन तक अगर किसी को कहीं कुछ लगा है तो ही कैन नॉट आस्क फॉर compensation from the company. However, every injury specified in Part 2 of Schedule 1 is deemed to result in permanent partial disablement. तो कोई भी इंजरी अगर पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 1 में आती है तो वो डीम्ड है, मतलब अज्यूम्ड है, वो कंसिडर की जाती है, वो एक्चुअली में नहीं है। डीम्ड टू रिजल्ट इन परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, तो उससे क्या होगा, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। अब ये भी दो चीज़ें हैं, टेम्पररी पार्शियल डिसेबलमेंट या परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। तो टेम्पररी पार्शियल डिसेबलमेंट क्या होगी, वही जो मैंने अभी बताया कि फॉर एग्जांपल अगर किसी के एल्बो में चोट आई है तो पहली बात तो ये पार्शियल डिसेबलमेंट है, टोटल डिसेबलमेंट नहीं है। अब पार्शियल डिसेबलमेंट में भी वो टेम्पररी है क्योंकि उसको जो भी उसकी हड्डी टूटी होगी या कुछ भी उसको हेयरलाइन फ्रैक्चर आया होगा वो टेम्पररी पीरियड के लिए है, 3-6 महीने बाद वो ठीक हो जाएगा, तो वो आ जाएगा टेम्पररी पार्शियल डिसेबलमेंट में। ऐसा है अगर उसका हाथ कट गया है तो हाथ कट गया है तो वो भी पार्शियल डिसेबलमेंट में आएगा, या उसकी उंगली कट गई है तो वो पार्शियल डिसेबलमेंट में आएगा। लेकिन उसकी उंगली कट गई है, वो उंगली वापस लग नहीं सकती है, तो वो परमानेंट है, वो रेक्टिफाई नहीं हो सकती, इट्स नॉट टेम्पररी, तो वो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। दिस इन्वॉल्व्स डिसेबलमेंट ऑफ टेम्पररी नेचर which reduces the employee's earning capacity in an employment in which he was engaged at the time of accident resulting in disablement। तो ऑब्वियसली सिंपल लिखा हुआ है कि टेम्प्ररी नेचर का वो डिसेबलमेंट होगा, मतलब टेम्प्ररी पीरियड के लिए होगा, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये टेम्प्ररी नेचर का भी डिसेबलमेंट कब हुआ है, व्हेन ही वाज इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब वो उस काम कर रहा था उस दौरान उसे ये लगा है या जो भी उसको डिसेबलमेंट हुआ है। दस टेम्प्ररी पार्शियल डिसेबलमेंट रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉई, earning capacity of employee only in that employment in which he is employed at the time of accident। तो एक्सीडेंट के टाइम पे जो काम कर रहा था उस पे ही उसको टेम्प्ररी मतलब कॉम्पेंसेशन मिलेगा। इसमें हम ऐसे एग्जांपल ये दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी किसी की जो एल्बो में अगर चोट लगी है, फॉर एग्जांपल वो एल्बो में चोट लगी है तो वो कब लगी है, जब वो सुबह को फैक्ट्री में काम के लिए जाता है तब उसे एल्बो में चोट लगी है, तो वहाँ पे वो कॉम्पेंसेशन के लिए मांगेगा कि मुझे कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए क्योंकि जब मैं काम कर रहा था तब मुझे एल्बो में लगा। वही बंदा शाम को या बोल सकते हैं कि इवनिंग कुछ भी लेट आफ्टरनून को दूसरा काम भी करने जाता है हमेशा, मतलब उसकी कोई चाय की दुकान है या वो कहीं चाय की दुकान पे जॉब करता है तो वहाँ पे वो चाय देने के लिए जाता है, तो वहाँ पे वो वापस अपने सेकंड बॉस के साथ सामने भी वो कॉम्पेंसेशन नहीं मांग सकता है कि मुझे एल्बो में लगा है तो आप भी कॉम्पेंसेट करो। तो कॉम्पेंसेशन कहाँ से मिलेगा, जहाँ पे वो एम्प्लॉयमेंट पे था एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, नॉट फ्रॉम एनी अदर प्लेस। अगर उसको एक्सीडेंट फैक्ट्री में हुआ है तो फैक्ट्री के ही बॉस से वो कॉम्पेंसेशन मांगेगा, और अगर
चाय देने के टाइम पे उसको इंजरी हुई है तो वो कंपनी को नहीं बोल सकता, फैक्ट्री में नहीं बोल सकता कि मुझे एल्बो में इंजरी हुई है और मुझे दो, तो दैट वेरी टाइम ही शुड बी एट दैट एम्प्लॉयमेंट। तो वो उस काम को करते हुए काम की कैपेसिटी में होगा, तभी ही उसके लिए वो कॉम्पेंसेशन मांग सकता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टेम्पररी पार्शियल डिसेबलमेंट जो है वो कब कंसिडर होगा, जब in only in that employment in which he is employed at the time of एक्सीडेंट के टाइम पे वो कौन सी एम्प्लॉयमेंट कर रहा था तब उसको इंजरी हुई है, तो उसी एम्प्लॉय से वो टेम्प्ररी पार्शियल डिसेबलमेंट के लिए कॉम्पेंसेशन मांग सकता है। इट डज नॉट अफेक्ट इट्स इट्स अर्निंग कैपेसिटी इन रिलेशन टू अदर एम्प्लॉयमेंट। तो और कोई भी उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, जहाँ पे उसको लगा है, जहाँ पे वो एम्प्लॉयमेंट हुआ था तब उसे कॉम्पेंसेशन मिलेगा। नाउ परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, वेयर द डिसेबलमेंट इज ऑफ परमानेंट नेचर, the employee is deemed to suffer a permanent partial disablement if such disablement reduces his earning capacity। अब ये जो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट है, फॉर एग्जांपल हमारे केस में मैंने बताया कि अगर उसकी उंगली कट गई, तो उंगली अगर उसकी कट गई है तो ये तो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट है, बट इस उंगली कटने से क्या उसकी अर्निंग कैपेसिटी कम हो रही है, क्या नहीं हो रही है? हो सकता है एक उंगली कटने से उसकी कैपेसिटी कम नहीं हो रही है, वो जो काम कर रहा था वो कर पा रहा है, उसको जो भी लेबल लगाने होंगे या जो भी वो लिफ्ट करके रखता है चीज़ें, या हो सकता है वो मशीन्स का यूज़ करता है कि मशीन से का डब्बे उठा के और दूसरी जगह रख रहा है, तो ऐसे केसेस में उंगली का यूज़ नहीं है, तो यहाँ पे उसकी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस नहीं हुई है। तो ऐसे वाले में भले ही वो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट है, बट अगर उसने उस डिसेबलमेंट ने उसकी अर्निंग कैपेसिटी को इफेक्ट नहीं किया है तो उसको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। हाँ, जब उसकी अर्निंग कैपेसिटी में इफेक्ट हुआ है, फॉर एग्जांपल उसका काम ही मेन हाथों का है, हाथों से ही उसको मेन काम करना है और उसके हाथों की 2-3 उंगलियां या पूरा हाथ ही कट गया है, तो ऐसे केस में उसकी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हुई है, तो ऐसे केस में ही कैन आस्क फॉर द कॉम्पेंसेशन इन एवरी एम्प्लॉयमेंट विच ही वॉज केपेबल ऑफ अंडरटेकिंग एट दैट टाइम। तो जो भी उस टाइम पे वो जिस भी एम्प्लॉयमेंट में है, जब उसकी अर्निंग कैपेसिटी पे असर हुआ है तो वो उसका कॉम्पेंसेशन मांग सकता है। एवरी इंजरी स्पेसिफाइड इन पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 1 इज डीम्ड टू रिजल्ट इन परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। तो ये डिटेल एग्जाम्पल दिया है कि लॉस ऑफ थंब, अगर किसी का अंगूठा कट गया, लॉस ऑफ पार्शियल विजन ऑफ वन आई, एक आँख की आधी विजन चली गई है तो वो परमानेंटली उसको लॉस हुआ है। अब उससे उसको कितना ये काम मतलब अर्निंग कैपेसिटी में कितना फ़र्क पड़ रहा है उसकी, क्या वो एक आँख से प्रॉपर काम कर पा रहा है या उसका काम एकदम डिटेलिंग है, कहीं वो डायमंड शॉप में काम कर रहा है या किसी और फैक्ट्री, ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहा है एम्ब्रॉयडरी में जहाँ पे आँख का काम है, तो ऐसे केसेस में उसकी जो इंजरी है वो ऐसी है जहाँ पे उसकी अर्निंग कैपेसिटी को हाईली इम्पेक्ट करता है। तो ऐसे केसेस में इट विल बी डिसाइडेड, तो इसीलिए इसमें अलग अलग शेड्यूल्स दिए गए हैं। तो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, जहाँ पे ऐसी कोई परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट है, इंजरी से हुई है, जहाँ पे उसकी अर्निंग कैपेसिटी पे इफेक्ट हुआ है, तो वो इस शेड्यूल में रेफ़र करके उसके अकॉर्डिंगली कॉम्पेंसेशन डिसाइड होता है। तो the definition of partial disablement is used for interpreting section 4 of the act in order to determine the amount of compensation। अब ये ज़रूरी इसीलिए ही है कि डिसेबलमेंट कितना है, क्या है, परमानेंट है, पार्शल है, अर्निंग कैपेसिटी पे इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये सब हम क्यों कर रहे हैं, रामायण पढ़ क्यों रहे हैं हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि एक अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन डिसाइड कर सके। वो जो बंदा है जिसका एक्सीडेंट हुआ है और उसकी अर्निंग कैपेसिटी गई है, तो वो डिसाइड कैसे करेगा कि मुझे कितना कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। तो कितना कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए ये डिपेंड करता है कि कितनी उसकी अर्निंग कैपेसिटी का लॉस हुआ है, और कितनी अर्निंग कैपेसिटी का लॉस हुआ है वो डिपेंड करेगा कि उसकी डिसेबलमेंट कैसी है। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो सेक्शन 4 में ये बताया है कि अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन कैसे डिटरमाइन करना है जो एम्प्लॉय को मिलने वाला है। द लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी और इट्स एक्सटेंट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट टू बी डिटरमाइंड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द
डिस्ट्रक्शन ऑफ फिजिकल कैपेसिटी, उसकी फिजिकल कैपेसिटी का डिस्ट्रॉय हो रहा है, जो भी उसकी फिजिकल कैपेसिटी है, एज डिस्क्लोज्ड बाय मेडिकल एविडेंस। तो मेडिकल एविडेंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसमें, इसीलिए हमने इसमें कंसेप्ट पढ़ना है कि डिटरमाइन कौन करेगा। रिकॉग्नाइज मेडिकल प्रैक्टिशनर बताएगा कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना वो ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो वो सब चीज़ें जो है वो मेडिकल एविडेंस से पता चलेगा। फर्दर इट इज़ टू बी सीन टू व्हाट एक्सटेंट which restriction could reasonably be taken to have disabled the affected employee from performing duties which a employee of his class ordinarily performs। तो ये बहुत बारीकी से देखा जाता है कि कितना डिस्ट्रिक्शन हुआ है जो रीजनेबली हम कंसिडर कर सकते हैं कि उस क्लास के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं। अभी ऑब्वियसली वो बंदा ये नहीं बोल सकता है कि मेरी अर्निंग कैपेसिटी दिन की 50,000 है। वो क्या देखेंगे, अगर उसकी एक दिन का वेजेस उसका 400 रुपया है, तो वो ये नहीं बोलेगा मेरी अर्निंग कैपेसिटी तो 50,000 है तो मुझे 50,000 मिलना चाहिए। वो उसी क्लास के जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे, वो जो ड्यूटी कर रहे हैं या वो पहले जो ड्यूटी कर रहा था उसमें उसका कितना कॉम्पेंसेशन था, डेली वेजेस, उसका जो भी अमाउंट था, वो अमाउंट को ही कंसिडर करके उसका कॉम्पेंसेशन डिसाइड होगा कि उसने मतलब उस जो ऑर्डिनरी नॉर्मल क्लास में कोई कितना काम करता है वो डिसाइड होगा। ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली उसकी बोलेंगे कि यू कैन नॉट क्लेम कि नहीं वो तो इतना काम कर सकता है एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली वो बहुत एक्टिव है, दिस दैट। तो ऑर्डिनरीली जो यूजुअली मतलब बोलते हैं ना कि एज पर स्टैंडर्ड, वो ही कंसिडर होगा। द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस आर हेल्पफुल इन डिसाइडिंग द नेचर ऑफ डिसेबलमेंट। तो अर्निंग इज़ नॉट द सेम एज अर्निंग कैपेसिटी। अब ये बात इम्पॉर्टेंट है कि अर्निंग इज़ नॉट सेम एज अर्निंग कैपेसिटी। देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अर्निंग ऑफ अ पर्सन एंड कैपेसिटी टू अर्न। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं बोलूँगी कि मेरे में अर्निंग और अर्निंग कैपेसिटी, मुझ में कैपेसिटी है कि मैं एक दिन का 10 लाख कमा सकती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये मेरी अर्निंग कैपेसिटी है। लेकिन मैं अर्न कितना कर रही हूँ, 1 लाख। तो अर्निंग इज़ नॉट सेम एज अर्निंग कैपेसिटी। अर्निंग कैपेसिटी और अर्निंग में फ़र्क है। तो जो बंदा एक फैक्ट्री में काम करता है वो बोलेगा कि मेरी अर्निंग कैपेसिटी जो है वो तो मैं एक दिन में 50,000 कमा लूँगा, लेकिन एक्चुअली में वो कमा कितना रहा है एक दिन का, 400 वेजेस। तो उसको उसकी कैपेसिटी के हिसाब से नहीं मिलेगा। उसकी होगी कैपेसिटी, वो कुछ और कर सकता होगा, शेयर मार्केट का काम करता होगा या कुछ भी करता होगा, उसमें कुछ और अलग से डांसिंग का हुनर होगा, सिंगिंग का हुनर होगा या कुछ भी हो सकता है। तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी की बात इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसकी अर्निंग अभी कितनी है उसके बेसिस पे डिसाइड होगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अर्निंग ऑफ अ पर्सन एंड हिज कैपेसिटी टू अर्न। उसकी कैपेसिटी ज़्यादा भी हो सकती है, सम केसेस कम भी हो सकती है कि उसकी कैपेसिटी तो दिन में 10 रुपया कमाने की भी नहीं है, बट वो कंपनी उसको 400 रुपया दे रही है। तो ये डिफरेंस समझना इम्पॉर्टेंट है। लॉस ऑफ फिजिकल कैपेसिटी इज़ नॉट को एक्सटेंसिव विथ अ लॉस ऑफ अर्निंग IR कैपेसिटी। तो लॉस ऑफ फिजिकल कैपेसिटी जो है वो को एक्सटेंसिव नहीं है लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी से। ये हम आगे देखेंगे, इसमें आएगा कि ज़रूरी नहीं है कि जो लॉस ऑफ फिजिकल कैपेसिटी है वो ही को एक्सटेंसिव है, मतलब कनेक्टेड है विथ अ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। तो ज़रूरी नहीं है कि फिज़िकल कैपेसिटी की वजह से, हो सकता है किसी को फिज़िकली वो एकदम बरोबर है लेकिन उसका टेंशन की वजह से उसको ब्लड प्रेशर हाई हो गया, कुछ ऐसी बीमारी हो गई, डायबिटीज़ हो गई या हार्ट अटैक आ गया, तो फिज़िकली वो नहीं दिखेगा। तो लॉस ऑफ फिज़िकल कैपेसिटी इज़ नॉट को एक्सटेंसिव विथ अ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। Now, loss of physical capacity may be relevant in assessing the extent to which there is a loss of earning capacity for every employment which the employee was capable of undertaking at the time of accident। तो accident के टाइम पे वो एम्प्लॉय जितनी भी एम्प्लॉयमेंट करने के लिए कैपेबल था, तो वो सारी चीज़ें असेस करने के लिए इम्पॉर्टेंट होगी, बट असेस वही की जाएगी जब वो एम्प्लॉयमेंट में था उस टाइम पे, उसको ही कंसिडर की जाएगी।
नाउ ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो अब टोटल डिसेबलमेंट, अभी हमने पार्शियल डिसेबलमेंट देखा, अब टोटल। टोटल में भी टोटल टेम्पररी भी होगा और परमानेंट टोटल भी होगा। तो ये टोटल डिसेबलमेंट टेम्पररी भी हो सकता है, मतलब कैसे कि अगर किसी को टोटल डिसेबलमेंट हुआ, मतलब बिल्कुल भी 1 रुपया भी कमाने के लायक नहीं है, कैसे, फॉर एग्जांपल उसको पैरालिसिस का अटैक हुआ या हार्ट अटैक हुआ, तो फॉर द टाइमिंग जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक उसमें टेम्पररीली टोटल डिसेबलमेंट है, मतलब कुछ टाइम के लिए वो बिल्कुल भी ज़ीरो अर्निंग कैपेसिटी में है, कुछ भी नहीं कर सकता है वो, तो वो टेम्पररी पीरियड के लिए है, बट है क्या वो टोटल डिसेबलमेंट। सिमिलरली परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट भी हो सकती है कि किसी के हाथ कट गए या पैर कट गए या कुछ मेजर कुछ कोमा में चला गया, तो वो डिसेबलमेंट ऐसी है कि वो जो परमानेंट है। तो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट एंड परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। टोटल disablement means such disablement, whether of a temporary or permanent nature, as incapacitates an employee for all work which he was capable of performing at the time of accident during resulting in such disablement. तो वो काम के टाइम पे अगर वो कैपेबल था उस एक्सीडेंट के टाइम पे उस काम को करने के लिए और वो ये काम कर रहा था, मतलब ऐसा है कि वो कैपेबल भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जो जिसको कोई काम नहीं आता है, कोई फैक्ट्री में कुछ मशीन चलाने नहीं आती है, फिर भी वो मशीन चलाने के लिए चला गया और उसको लगा, उसका एक्सीडेंट हो गया, कोई मशीन उसके ऊपर गिर गई, तो वहाँ पे वो कैपेबल नहीं था, वो ट्रेंड नहीं था और फिर भी वो गया, तो वहाँ पे जो है उसकी डिसेबलमेंट को कॉम्पेंसेशन के लिए लाइबल नहीं कहा जाएगा। डिसेबलमेंट होगी बट एज नॉट अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंडर उसको कॉम्पेंसेशन के लिए कुछ बात नहीं होगी, तो वो केपेबल है ऑफ परफॉर्मिंग एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट रिजल्टिंग इन सच डिसेबलमेंट। तो उस वजह से उसकी ये डिसेबलमेंट हुई है, जब वो परफॉर्म कर रहा था वो काम को तब उसकी डिसेबलमेंट हुई है, और वो जो उसकी डिसेबलमेंट हुई है वो टेम्पररी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है, लेकिन टोटली डिसेबलमेंट हुई है, मतलब उसकी अर्निंग कैपेसिटी ज़ीरो हो गई है। वेयर पार्शियल डिसेबलमेंट रिलेट्स टू रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयज अर्निंग कैपेसिटी। अब पार्शियल डिसेबलमेंट में ये फ़र्क है कि वहाँ पे एम्प्लॉय की अर्निंग कैपेसिटी में रिडक्शन आता है, मतलब अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है। यहाँ पे तो अर्निंग कैपेसिटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, दैट इज़ 100% लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, ज़ीरो अर्निंग कैपेसिटी हो जाती है, 100% पूरी की पूरी कैपेसिटी ही ख़त्म हो जाती है, 100% लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। तो टोटल डिसेबलमेंट रेफर्स टू इनकेपेसिटी ऑफ एन एम्प्लॉई टू डू ऑल वर्क विच ही वॉज केपेबल ऑफ डूइंग, जो भी वो काम कर रहा था वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो it is also provided that permanent total disablement is deemed to result from every injury specified in पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1। तो पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1 के पार्ट 1 में दिया है कि कौन सी जो चीज़ें हैं जिसमें परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट होगा, और फ्रॉम एनी कॉम्बिनेशन ऑफ इंजरीज स्पेसिफाइड इन पार्ट 2 देयर ऑफ, या फिर ऐसे कोई इंजरीज हैं, 2-4 ऐसी इंजरीज हैं जिसकी वजह से उसकी टोटल डिसेबलमेंट हुई है, तो वैसे केसेस में भी जो है वो उसको टोटल डिसेबलमेंट माना जाएगा। वेयर ऑफ एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, जहाँ पे एग्रीगेट देखा जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी का हाथ भी टूटा है और रीढ़ की हड्डी भी टूटी है, तो यहाँ पे उसको पार्शियल डिसेबलमेंट में नहीं जाना जाएगा, क्योंकि अगर उसका हाथ टूटा है तो उससे फॉर एग्जांपल उसकी 20% अर्निंग कैपेसिटी ख़त्म हो गई, फिर उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी है, उससे उसकी 30% अर्निंग कैपेसिटी ख़त्म हो गई, तो यहाँ पे उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी होगी वो एग्रीगेट परसेंटेज निकाली जाएगी, मतलब 30% ये, 20% ये, तो 50% तो उसकी ऐसे ही अर्निंग कैपेसिटी ख़त्म हो गई। तो जो कॉम्बिनेशन है इंजरीज़ की, अगर एक से ज़्यादा इंजरी है और एक से ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, डिसेबिलिटीज़ पहुंची है, तो ऐसे केसेस में एग्रीगेट ऑफ जो परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी होगी वो एग्रीगेट काउंट होगी। तो वो पार्ट 2 में दिया है कि कैसे कौन सी इंजरीज जो है जहाँ पे 100% और मोर डिसेबलमेंट के चांसेस है, 100% और मोर उसकी अर्निंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें टोटल डिसेबलमेंट में आती है।
Now temporary total disablement is a disablement of a temporary nature which incapacitates an employee. उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है for all work which he was capable of performing at the time of accident, जो कि एक्सीडेंट के टाइम पे वो capable था, बट एक्सीडेंट के बाद उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई और वो टेम्प्ररी पीरियड के लिए है, तो वो टेम्प्ररी, और परमानेंट है तो परमानेंट. तो इज अ डिसेबलमेंट ऑफ परमानेंट नेचर विच इनकैपेसिटेट्स a worker for all work which he was capable of performing at the time of accident resulting in such disablement. फिर वापस यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं. यहाँ पे ये दिया है while partial disablement relates to reduction of employees earning capacity total ये वापस आया है पेज आई गेस, वही दिया है कि disablement of temporary nature which incapacitates. वापस now द एक्ट इज़ नॉट कंसर्न, ये एक अच्छा ओके ये केस स्टडी है, वो देख लेना आप, जो भी केस है इसमें कुछ है नहीं, इतना सिंपल है कि मालूम पड़ जाता है कि क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग कि इन केस देख सकते हैं, सॉरी, कि इस केस में इनकैपेसिटी फॉर वर्क और इनकैपेसिटी टू वर्क वर डिस्टिंग्विश्ड. मतलब ये वही बात है कि अर्निंग और अर्निंग कैपेसिटी में फ़र्क है. इट वॉज पॉइंटेड आउट दैट अ पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ वर्क when he has a defect of a physical nature which renders his labor unsellable in any market reasonably accessible to him. तो अगर किसी में ऐसी इनकेपेसिटी आ जाती है, डिसेबलमेंट आ जाती है, तो वो जो पर्सन है वो केपेबल नहीं रहता है काम करने का, या उसमें ऐसा डिफेक्ट आता है फिजिकल नेचर का जिसकी वजह से वो जो है वो अनसेलेबल हो जाता है. अदरवाइज वो खुद को सेल कर पाए, मतलब खुद को सेल कर पाए इन द सेंस कि वो खुद के लेबर एक्टिविटीज़ को सेलेबल बना सके मार्केट में, जो कि वो नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ दिस डिसेबलमेंट. It has been held that the driver of a truck who lost his right hand fingers, right elbow, and right thigh in an accident in a course of employment cannot be expected to drive with his left hand, obviously. तो ये total disablement हुई. अभी यहाँ पे ये देखना है, ये क्वेश्चन में ऐसा आएगा फॉर एग्जांपल कि ड्राइवर का राइट हैंड का फिंगर गया, राइट एल्बो गया और राइट थाई गया, तो टोटल डिसेबलमेंट है कि पार्शियल है. तो पहली तो बात ये कि वो ड्राइवर है, अगर वो ड्राइवर है तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी तो ज़ीरो हो गई, उसकी राइट फिंगर गई, राइट एल्बो गया और राइट थाई गया. अगर ये लॉस्ट हो गया है, ऐसा नहीं कि इंजर हुआ है, ही लॉस्ट, तो वो ख़त्म हो गया है, तो अभी एक हाथ से तो वो ड्राइव कर नहीं सकता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो डिसेबलमेंट है वो टोटल हो गई. हाँ, ये अगर ड्राइवर नहीं होता, ये कुछ और काम कर रहा होता, कुछ स्टैम्प मारने का काम कर रहा होता वो कहीं बैंक में, तो अगर वो स्टैम्प मार रहा है तो वो लेफ्ट हैंड से भी स्टैम्प मार सकता है, तो वहाँ पे उस केस में उसकी जो डिसेबलमेंट होगी वो पार्शियल होगी. तो तब बोल सकते हैं कि परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट. लेकिन यहाँ पे होगी परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट क्योंकि वो ड्राइवर है. तो वो केस ऐसे आएंगे तो वो हम लोग को लॉजिकली भी सोचना है और एज पर लॉ भी सोचना है ना. ये वही दिया है कि हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट है. द एक्ट इज़ नॉट कंसर्न विथ फिजिकल इंजरी एज सच नॉर विथ अ मेयर इफेक्ट ऑफ इंजरी ऑन अ फिजिकल सिस्टम ऑफ वर्कमैन. इट इज़ कंसर्न मतलब सिर्फ फिजिकल सिस्टम की बात नहीं चल रही है. इट इज़ कंसर्न ओनली व्हेन द इफेक्ट ऑफ सच इंजरी ऑफ अ diminution of physical power caused thereby on earning capacity of person. तो जब वो फिजिकल पावर यूज़ कर रहा है और फिजिकल इंजरी हुई है तब तो ठीक है, बट ये कहीं मैंने पढ़ा था, इसमें नहीं है, दूसरे बुक में पढ़ा था कि ऐसा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को काम उसका लेबरस काम है, उसने कोई भी मेंटल काम नहीं किया है, बट फिर भी उसको हार्ट अटैक आ गया, तो उसको कॉम्पेंसेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा. तो कोर्ट ने बताया कि उसको कॉम्पेंसेशन मिलेगा क्योंकि उसका जो काम था वो बहुत स्ट्रेसफुल था और उसको उस वजह से हो सकता है कि काम की वजह से उसको टेंशन हुआ या एक साथ बहुत सारा काम आ गया, इस वजह से स्ट्रेस की वजह से उसको अटैक आया हो.
तो और उसको वो जो अटैक आया वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आया, जब वो काम कर रहा था तब आया, ना ही कि उसको घर पे आया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फिजिकल पावर को ही कंसिडर किया जाए। तो ऐसे केस में जहाँ पे ये प्रूव हो जाए कि उसका जो एक्सीडेंट, उसका जो काम था वो स्ट्रेसफुल था, इस वजह से हो सकता है उसको हार्ट पे असर हुआ और उसका ब्लड प्रेशर हाई हुआ होगा और इस वजह से उसको जो है वो हार्ट अटैक आया, तो इन दोज केसेस ऑल्सो ये जो होगा वो टेम्पररी पार्शियल डिसेबलमेंट कंसिडर होगा। नाउ अदर टर्म्स डिफाइन। कमिश्नर, ये सेक्शन नंबर याद होते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं याद होते हैं तो अच्छी बात तो नहीं है, बट ठीक है। अ कमिश्नर मीन्स अ कमिश्नर ऑफ एम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 20। कॉम्पेंसेशन मतलब ये डेफिनेशन इतना ही बोलता है, ये डेफिनेशन सिंपल है, एज इट इज़ हमको लिखना है, सेक्शन नंबर याद होता है तो अच्छा है। बाकी इसमें डिटेल में जब अगर 1 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए आ रहा है और डेफिनेशन ही पूछ रहा है तो इतना बोल दिया और 2 लाइन में सिंपल लिख लिया तो बस, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। Compensation, section 21C, compensation is defined under section 21C means compensation as provided by this act। जो एक्ट में बताया गया है वो compensation है। मैनेजिंग एजेंट कौन होगा? हमने ये पढ़ा था कल कि मैनेजिंग एजेंट वो हो सकता है जो एम्प्लॉयर के बिहाफ पे काम कर रहा है, मतलब एम्प्लॉयर इंक्लूड्स मैनेजिंग एजेंट, ये हमने एम्प्लॉयर के डेफिनेशन में देखा था। तो मैनेजिंग एजेंट मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड फॉर एक्टिंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अनदर पर्सन। तो मैनेजिंग एजेंट वो होगा जो उसके बिहाफ पे रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होगा, किसके बिहाफ पे? एम्प्लॉयर के बिहाफ पे, फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सच पर्सनस ट्रेड और बिजनेस, बट डज नॉट इंक्लूड अ इंडिविजुअल सबॉर्डिनेट टू अ मैनेजर। लेकिन ये जो है मैनेजिंग एजेंट, ये इंडिविजुअल मैनेजर नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल मैनेजर सबॉर्डिनेट नहीं होना चाहिए। मतलब अभी जो एम्प्लॉयर है उसके नीचे उसने एक मैनेजर है, एम्प्लॉयर जो है वो कंपनी का डायरेक्टर है फॉर एग्जांपल, उसने अपने नीचे एक मैनेजर रखा है, जनरल मैनेजर। वो जनरल मैनेजर मैनेजिंग एजेंट नहीं हो सकता। ये जो मैनेजिंग एजेंट होगा वो कौन होगा? उसके एग्जैक्ट नीचे वाला सबॉर्डिनेट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं जो रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, जो उसी ट्रेड और बिजनेस को कैरी करने के लिए बनेगा, मतलब उस स्पेसिफिक रीज़न के लिए। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर को कॉम्पेंसेशन देना है तो कितना देना है, क्या देना है, फिर कमिश्नर के पास जाके, जो एम्प्लॉयर कॉम्पेंसेशन के जो कमिश्नर होंगे इनके पास जाके डिस्कस करना है, बैठना है। तो तब ऑफिस के जो बॉस हैं उसको टाइम नहीं है तो वो एक मैनेजिंग एजेंट अपॉइंट करेगा जो कि उसके बिहाफ में जाके वहाँ नेगोशिएट करेगा, बात करेगा, समझाएगा। तो वो इसका सबॉर्डिनेट नहीं होना चाहिए, वो एक बाहर का मैनेजिंग एजेंट होना चाहिए। माइनर कौन होगा? जो 18 ईयर्स से कम होगा। सी मैन कौन होगा? जो शिप में काम करने वाला होगा बट शिप का मास्टर नहीं, क्योंकि शिप का मास्टर के लिए अलग डेफिनेशन दिया गया है। मास्टर तो मेन है, जो मेन रिस्पॉन्सिबल है, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी जो शिप चलाने के टाइम पे जो बंदा होगा वो मास्टर होगा। तो सी मैन जो होंगे वो कौन होंगे? जितने भी क्रू में होंगे, जितने भी स्टाफ होंगे शिप के, मास्टर को छोड़ के वो सब सी मैन में आ जाएंगे। प्रेस्क्राइब्ड मतलब जो रूल्स डिफाइन किए गए हैं। अब क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होगा? जो हमारे इसमें इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि वही बताएगा कि कितना डिसेबिलिटी है, कितना टाइम लगेगा, ठीक होगा नहीं होगा, कितना परसेंटेज डिसेबिलिटी है। तो क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर मीन्स एनी पर्सन रजिस्टर अंडर एनी एक्ट providing for maintenance of the register of medical practitioners or in any area where no such act is in force। अगर कोई ऐसी एरिया है जहाँ पे ऐसा कोई एक्ट ही नहीं है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का, यूजुअली तो कौन मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा? जो मेडिकल प्रैक्टिशनर के रजिस्टर में रजिस्टर होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा कोई गांव, ऐसी कोई एरिया है जहाँ पे ऐसा कोई एक्ट ही नहीं है, तो एनी पर्सन डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गेजेट के ज़रिए, नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गेजेट के ज़रिए बताया है कि ये क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा इस पर्पस के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के लिए स्पेशल मेडिकल क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, स्टेट गवर्नमेंट। अगर वहाँ पे कोई रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर नहीं होगा तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन ये होगा जो डिसाइड करेगा कि कितना डिसेबिलिटी है, क्या मतलब जो भी मेडिकल काम करना है उसको एग्जामिन करना है ये सब, तो वो
ज़रूर नहीं है वो करेगा, बट उसका सर्टिफिकेट लगेगा। हो सकता है कोई और करे, बट सर्टिफिकेट इसका ही लगेगा। जो क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा उसकी साइन के बिना काम नहीं बढ़ेगा। Now we'll start with chapter 3, liability and compensation. तो इसमें से भी क्वेश्चंस तो आए हैं अच्छे खासे। नाउ बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी क्या होगी? एक तो एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी होगी, दूसरी एम्प्लॉयर लाइबिलिटी होगी। मतलब कि कौन से केसेस में एम्प्लॉयर लाइबल है कॉम्पेंसेशन पे करने के लिए। हम कॉम्पेंसेशन की ही बात कर रहे हैं अभी तक। और पहले तो हम ये देखेंगे कि एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी क्या है, दूसरा हम ये देखेंगे कि ऑक्यूपेशनल डिजीज़ क्या है। मतलब जो हमने अभी तक पढ़ा डिसेबिलिटी, परमानेंट इंजरी, ये सब तो एक्सीडेंट की बातें थी। तो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ ऐसे कौन से डिजीज़ हैं जिनके लिए कॉम्पेंसेशन मिल सकता है? जो डिजीज़ इंजरी जैसे ही कंसिडर होंगे तो ऑक्यूपेशनल डिजीज़। बार टू क्लेम करने के लिए क्या रुकावटें आ सकती हैं? व्हाट आर बैरियर्स दैट इज़ बार टू क्लेम। तो ये तीन हम अभी देखेंगे। Employer's liability if personal injury is caused to an employee by an accident arising out of in the course of employment। तो एक तो एक्सीडेंट हुआ है कोर्स ऑफ बिजनेस, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे हुआ है, जब उसकी एम्प्लॉयमेंट है, चालू है काम। His employer is liable to pay compensation in accordance with the provision of section 3 to 18A of the act। तो इस एक्ट के इस सेक्शन के मुताबिक उसको कॉम्पेंसेशन पे करनी पड़ेगी उस एम्प्लॉयमेंट के दौरान अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है और इंजरी हुई है। तो इंजरी कौन सी हुई है? पर्सनल इंजरी हुई है। तो however the employer is not however the employer is not so liable। ये इन चीज़ों में लाइबल नहीं है, नॉट सो लाइबल in respect of any injury which does not result in total or partial disablement of workman for the period exceeding 3 days। तो ये मैंने आपको बताया कि 3 दिन के अंदर की इंजुरी है, मतलब एक हल्का सा उसको कट हुआ है, 3 दिन में ठीक हो सकता है, तो उसके लिए वो कॉम्पेंसेशन एम्प्लॉयर को नहीं देना है। In respect of any injury not resulting in death or permanent total disablement caused by an accident which is directly attributable to। तो ऐसी कोई इंजरी जिसमें से ना कोई डेथ हुई है ना कोई परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हुई है उस एक्सीडेंट से, तो लेकिन ये इसकी कंडीशंस है, ये बी के जो है ये 3 कंडीशंस है, 1 2 3। तो ये क्या कंडीशंस हैं कि कौन से केसेस में कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयर लाइबल नहीं है? एक तो ये है कि 3 दिन में ठीक हो गया या 3 दिन से कम टाइम में ठीक हो गया, तो ऑब्वियसली वो कोई डिसेबलमेंट गिना नहीं जाएगा, उसके लिए कोई कॉम्पेंसेशन मिलेगा नहीं। दूसरी बात ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ें होगी जबकि डेथ और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट जो हुआ इंजरी कंसिडर नहीं होगी। कब? जब यहाँ पे डेथ या परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट को छोड़ के अगर जो है वो टेम्पररी डिसेबलमेंट हुई है, किसी को टेम्पररी डिसेबलमेंट हुई है और ये 3 कंडीशंस हैं, तो उसको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। वो कौन से 3 कंडीशन है? द वर्कमैन हैव बीन एट अ टाइम देयर ऑफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक और ड्रग्स। वो खुद उसकी गलती है, वो ड्रग्स लेके काम कर रहा था, वो ड्रिंक्स जो है वो लेके काम कर रहा था, तब उसको टेम्पररी डिसेबलमेंट हुई है। तो ऐसे केसेस में टेम्पररी पार्शियल डिसेबलमेंट हुई है, पूरी डिसेबलमेंट नहीं। पूरी डिसेबलमेंट या डेथ होगी तो एम्प्लॉयर को देना ही पड़ेगा, चाहे वो दारू पी के आया हो तो भी। बट अगर टेम्पररी डिसेबलमेंट है, टेम्पररी और टोटल टेम्पररी भी है और टोटल डिसेबलमेंट है, तो भी उसको अगर उसने ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में या ऐसा कुछ ड्रिंक्स के इन्फ्लुएंस में अगर वो काम कर रहा था, तो उसमें एम्प्लॉयर की ऑब्वियसली एम्प्लॉयर की गलती नहीं है, तो ऐसे केसेस में एम्प्लॉयर इज़ नॉट लाइबल। अ विलफुल डिसओबीडियंस मतलब जानबूझ के ओबे नहीं करना। अगर उस एम्प्लॉयर को बोला गया कि उधर मत जाओ, वहाँ पे डेंजर है, इलेक्ट्रिक वायर है, जो भी है, और फिर भी वो वहाँ गया, तो वो काम के टाइम पे ही वहाँ था, वर्किंग आवर्स में था, तो अगर उसकी डेथ हुई है, उसकी गलती है लेकिन उसकी डेथ हुई है, तो एम्प्लॉयर लाइबल है।
लेकिन उसकी डेथ नहीं हुई है, उसको डिसेबिलिटी हुई है, उसका हाथ कट गया, टेम्पररी डिसेबलमेंट, पार्शियल डिसेबलमेंट हुई है। तो ऐसे केसेस में एम्प्लॉयर जो है वो उसको कोई भी लाइबल नहीं है वो पेमेंट करने के लिए, बिकॉज वो विलफुल डिसओबीडियंस है, उसने जानबूझ के डिसओबे किया ऑफ द वर्कमैन टू एन ऑर्डर एक्सप्रेसली गिवन, वहाँ लिखा हुआ है डेंजर, एक्सप्रेसली लिखा हुआ है डेंजर, या रूल एक्सप्रेसली फ्रेम्ड, जो ऑलरेडी रूल्स सबको पता है कि इस एरिया में जाना या ये जो लिक्विड है उसको लेना, उसको खाना डेंजरस है, या कोई चीज़ है जो फैक्ट्री में बनती है जो सबको पता है कि डेंजरस है या केमिकल है विच कैन बी हार्मफुल, एक्सप्रेसली लिखा हुआ है वहाँ पे, फिर भी उसने डिसोबे किया जानबूझ के, और उसकी वजह से उसमें कोई भी टेम्पररी डिसेबलमेंट आ रही है तो एम्प्लॉयर इज नॉट लाइबल. A willful removal or disregard by workmen of any WIJI safety guard और अदर जो भी उनके सेफ्टी गार्ड्स, उनको जैकेट्स होंगे या कहीं वो लोग हेलमेट कुछ भी ऐसा पहन के काम करना होता है, और उसने अभी कंस्ट्रक्शन साइट पे हेलमेट पहनना कंपलसरी है, और अगर उसने हेलमेट नहीं पहना और उसके सर पे कुछ लगा तो यहाँ पे उसने नहीं माना, विलफुल रिमूव किया उसने, जब उसको पता है कि हेलमेट पहना हुआ होगा तो उसको इंजरी होगी तो उसको कॉम्पेंसेशन मिलेगा, वो खुद ही हेलमेट के बिना काम करेगा तो उसको इंजरी हुई, लेकिन वो इंजरी अगर परमानेंट है तो एम्प्लॉयर को देना ही पड़ेगा, बिकॉज उसका फिर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन अगर वो टेम्प्ररी डिसेबलमेंट है या छोटा सा कुछ डिसेबलमेंट हुआ है, पार्शियल डिसेबलमेंट हुआ है, तो ऐसे केसेस में एम्प्लॉयर नहीं देगा, क्योंकि हमने पहले ही ये पढ़ा था कि यहाँ पे एम्प्लॉयर का भी शोषण नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉयर इज गेटिंग पनिश्ड और एम्प्लॉई जो है उसको कॉम्पेंसेशन मिलेगा, बट वो जानबूझ के विलफुल रिमूवल करेगा कोई अपने सेफ्टी गार्ड्स को जो उनको दिए गए हैं काम करने के लिए, तो फिर उसको नहीं मिलेगा। तो द अबाउट डिफेंसेस, तो ये जो डिफेंसेस हैं आर हाउएवर नॉट अवेलेबल टू एम्प्लॉयर इन केस ऑफ डेथ, वो मैंने बताया, अगर ऐसे कुछ करके भी, अगर उसने ड्रग्स लेके भी कोई काम कर रहा है और उस वजह से उसका डेथ हुआ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ऐसे केस में एम्प्लॉय को कंपनी को एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा, बिकॉज डेथ जो है वहाँ पे वो सीरियस एक इशू है, तो उसमें एम्प्लॉयर को कॉम्पेंसेशन करना पड़ता है। द अबाउट डिफेंसेस आर हाउएवर नॉट अवेलेबल टू एम्प्लॉयर इन केस ऑफ डेथ, ये डिफेंसेस अवेलेबल नहीं है, ये डिफेंसेस कब अवेलेबल है, जब उसको छोटा सा इंजरी हो या टेम्पररी कुछ लगा है तो। इन द इवेंट ऑफ डेथ, इवन इफ अ डिसीज्ड वर्कमैन हैज़ बीन नेग्लिजेंट, अगर उसकी गलती की वजह से भी वो डिसीज हुआ है, मरा है, जो वर्कमैन है वो नेग्लिजेंस की वजह से मरा है, तो भी एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा। द एम्प्लॉयर इज बाउंड टू पे कॉम्पेंसेशन टू हिज डिपेंडेंट्स, जो उसके डिपेंडेंट्स होंगे, इफ accident which caused the injury resulting in his death arise out in the course of employment के टाइम पे एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट उसके नेग्लिजेंस से हुआ है, उसकी गलती से हुआ है, तो भी अगर डेथ पे पहुंच गई है बात तो उसके डिपेंडेंट को कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। इवन इफ इंजरी अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट डज नॉट डायरेक्टली रिजल्ट इन डेथ, हो सकता है कि इंजरी से डायरेक्टली डेथ नहीं हुई है, बट डेथ जैसा ही समझ लो कि डेथ नहीं हुई है लेकिन डेथ जैसा हुआ है, वो कोमा में चला गया है, पूरा मल्टीपल इंजरी हुई है, पूरा टोटल बोल सकते हैं डिसेबिलिटी हुई है, तो ऐसे केसेस में भी जो है वो एम्प्लॉयर को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। इवन इन सच केस वेयर डेथ इज नॉट कॉज्ड एन एम्प्लॉयर सीक्स टू एस्केप लाइबिलिटी, मेयर नेग्लिजेंस इन ऑन वर्कमैन पार्ट इज नॉट सफिशिएंट। ऐसे भी केसेस होंगे जहाँ पे डेथ जो है वो डेथ नहीं हुई है और एम्प्लॉयर सोचता है कि चलो मैं लाइबिलिटी से बच जाऊँ, आई एस्केप फ्रॉम लाइबिलिटी, तो फिर भी सिर्फ ये रीज़न कि जो वर्कमैन है उसका नेग्लिजेंस था, उसने अपने मतलब उसने ध्यान नहीं दिया, उसकी गलती थी, ऐसा बोल के वो छूट नहीं सकता है एम्प्लॉयर, उसको देना पड़ेगा। द वर्कमैन्स एक्ट रेफर टू क्लॉज बी अबव मस्ट बी डेलिब्रेट, एज डेलिब्रेट होना चाहिए। नेग्लिजेंस की बात अलग है, नेग्लिजेंस मतलब गलती हो गई, गलती हो गई उसकी ऑफ जो भी बंदा है वर्कमैन है उसकी गलती हो गई और उस बेसिस पे कंपनी बोलेगी कि उसकी गलती थी, उसने ध्यान नहीं दिया,
उसको देखना चाहिए था। नेग्लिजेंस जो है ना अगर, तो कंपनी को देना पड़ेगा, क्योंकि नेग्लिजेंस गलती हो सकती है, बट हाँ डेलिबरेटली उसने किया है, उसको 10 बार बोला गया है कि वहाँ पे मत जाओ, वो डेंजर एरिया है, और फिर भी वो कुछ भी बोल के या विलफुली किया है, डेलिबरेटली या विलफुली किया है, तो एम्प्लॉयर जो है वो लाइबिलिटी से बच सकता है, ही कैन एस्केप फ्रॉम लाइबिलिटी। ऑन एन एनालिसिस of the above provision, it is apparent that the employer is liable to pay compensation. एम्प्लॉयर को compensation पे करना पड़ेगा। कब? देर इज पर्सनल इंजुरी है, सच इंजुरी इज कॉज्ड बाय एक्सीडेंट है, the accident has arisen out of in course of his employment के दौरान उसको कुछ हुआ है, तो उसको लाइबल है कौन? एम्प्लॉयर। नाउ पर्सनल इंजरी क्या होती है? देयर मस्ट बी पर्सनल इंजरी कॉस्ट टू वर्कमैन। नॉर्मली द वर्ड इंजरी मीन्स फिजिकल और बॉडीली इंजरी। नॉर्मली फिजिकल इंजरी, बॉडी पे इंजरी, वही इंजरी कहा जाता है जो कि एक्सीडेंट से हुई। इस केस में मतलब एज पर दिस एक्ट, एक्सीडेंट से होने वाली फिजिकल इंजरी को हम पर्सनल इंजरी बोलते हैं। हाउएवर द स्कोप ऑफ वर्ड इंजरी under the act is not restricted to mere physical or visible injury। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो फिजिकली इंजरी दिख रही है या जो विजिबल है, सामने दिख रही है, वही इंजरी है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स नर्व्स ब्रेकडाउन और मेंटल स्ट्रेन। अगर किसी का नर्व्स का ब्रेकडाउन हो गया है, तो नसें अंदर से तो फिजिकली हमको बाहर से दिखेंगी नहीं, विजिबली दिखेंगी नहीं, तो ऐसा भी कुछ हुआ है, चाहे वो फिजिकली नहीं है या वो विजिबल नहीं है, मेंटल स्ट्रेन हुआ है, किसी को इतना टेंशन हुआ है कि मेंटली स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, तो ये दोनों भी पर्सनल इंजरी में आ जाएंगे। इन वन केस अ वर्कमैन हैड टू गो फ्रीक्वेंटली टू हीटिंग रूम फ्रॉम अ कूलिंग प्लांट। तो ऐसे एक केस है जहाँ पे एक बंदे को हीटिंग रूम से कूलिंग प्लांट से हीटिंग रूम, दो डिफरेंट टेम्परेचर्स में जाना पड़ता था। ही कॉन्ट्रैक्टेड निमोनिया, उसको निमोनिया हुआ विच रिजल्टेड इन हिज डेथ। अब ये निमोनिया हुआ, ये कहीं डैमेज तो दिखता नहीं है, ना ही एक्सीडेंट है, ना ही ऐसा दिख रहा है कि कहीं इंजरी हुई है, ना ही फिजिकल इंजरी है, ना ही विजिबल इंजरी है, बट स्टिल कोर्ट ने बोला कि ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट कन्फाइंड टू फिजिकल इंजरी, ये फिजिकल इंजरी तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। ये जो इंजरी है वो उस इंजरी से, मतलब इंजरी मतलब जो भी उसको निमोनिया हुआ, डेथ हुआ उसका, तो उसका रीज़न क्या था? क्योंकि उसका जो काम का ये था, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ये हुआ। अब ज़रूरी नहीं है कि उसको जो है वो तब वो काम पे होगा, मतलब उस फैक्ट्री में होगा और तभी उसकी डेथ हुई। उसको निमोनिया हुआ, निमोनिया के बाद वो हॉस्पिटल में था और हॉस्पिटल में एक्सपायर हुआ, तो वो वहाँ पे तो हीटिंग रूम या कूलिंग प्लांट में तो एक्सपायर नहीं हुआ, लेकिन वो एक्सपायर हुआ बाहर। बट रीज़न क्या था इसका? रीज़न इसका ये था निमोनिया। और निमोनिया किस वजह से हुआ? बिकॉज उसका फ्रीक्वेंटली जो था हीटिंग रूम से कूलिंग प्लांट में जाना पड़ता था। तो इन दिस केस कोर्ट ने बोला कि फिजिकल इंजरी तक ही सीमित नहीं है, एंड इंजरी इन द इंस्टेंट केस वॉज दैट ही कॉन्ट्रैक्टेड अ डिजीज़। तो इसको ऐसा डिजीज़ हुआ ड्यू टू हिज वर्किंग एंड गोइंग फ्रॉम हीटिंग रूम टू कूलिंग प्लांट एज इट वॉज इनडिस्पेंसिबल टू हिज ड्यूटी। तो ये उसकी ड्यूटी का एक पार्ट था, इसलिए उसको करना पड़ता था, मतलब अल्टीमेटली उसकी ड्यूटी की वजह से उसको ये डेथ हुआ है, तो एम्प्लॉयर को कॉम्पेंसेशन करना पड़ेगा। नाउ एक्सीडेंट, द पॉपुलर यूज ऑफ एक्सप्रेशन एक्सीडेंट विच इज़ इंडिकेटेड इज एन अनफोर्सीन मिसहैप। मिसहैप मतलब मिस हैपनिंग, कुछ अनसर्टन हुआ है, अनफोर्सीन जो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, और एन इवेंट विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड और डिज़ाइन, जिसके बारे में सोचा नहीं हो, डिज़ाइन नहीं हो, कुछ उसका डिज़ाइंड नहीं हो, एक्सपेक्टेड ना हो, ऐसा कुछ भी हो तो उसको एक्सीडेंट बोलते हैं। तो सच एन एक्सीडेंट में इन्वॉल्व फिजिकल इंजरी, ऐसे एक्सीडेंट से फिजिकल इंजरी हो सकती है, और इवन अ शॉक टू नर्व सिस्टम, हो सकता है कि उसके माइंड पे, उसके मेंटली दिमाग पे असर हो, तो कोई भी इंजरी हो सकती है, उसको एक्सीडेंट बोल सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है फिजिकल इंजरी को ही एक्सीडेंट बोलेंगे, जो नर्वस सिस्टम को भी ख़राब करेगा उसको भी एक्सीडेंट ही बोलेंगे। द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ क्लैरिफाइड द डिफरेंस बिटवीन एक्सीडेंट एंड इंजरी। तो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने बताया कि एक्सीडेंट और इंजरी में फ़र्क है। एक्सीडेंट इज़ अ अनटुवर्ड मिसहैप,
मतलब अनएक्सपेक्टेड मिस हैपनिंग, जिसके बारे में अनप्रेडिक्टेबल। एक्सीडेंट क्या होगा? अनप्रेडिक्टेबल मिस हैपनिंग, कुछ बुरा हुआ, अनप्रेडिक्टेड बुरा हुआ, वो है एक्सीडेंट। विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड और नॉट डिज़ाइंड बाय वर्कमैन, जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ना ही उसने चाहा था। इंजुरी मीन्स साइकोलॉजिकल इंजुरी। अब मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ये बोलती है कि एक्सीडेंट ये है कि अनटोवर्ड मिसहैप है, मतलब अनप्रेडिक्टेबल मिस हैपनिंग है, जो अनचाही अनप्रेडिक्टेबल अनचाही चीज़ हुई है। और इंजरी ऐसा है जो साइकोलॉजिकल इंजरी है। तो इंजरी में साइकोलॉजिकल इंजरी कवर हो जाएगी। अगर किसी को साइकोलॉजिकली नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट हुआ है तो वो इंजरी में कंसिडर होगा। एक्सीडेंट एंड इंजरी आर डिस्टिंक्ट इन केसेस where the accident is an event happening externally to man, as for instance where a workman falls from a ladder and suffers injuries। तो अभी एक्सीडेंट जो है वो मैन को एक्सटर्नली होगा, बाहर से कुछ होगा तो हम उसे एक्सीडेंट बोलेंगे। ये सिर्फ लॉ की भाषा के लिए या इस चैप्टर के लिए ही है। हम बाहर लोकल लैंग्वेज में ये यूज़ नहीं करेंगे कि बाहर लगा है तो ही एक्सीडेंट है और साइकोलॉजिकल लगा है तो इंजुरी है। तो दिस इज़ कन्फाइंड टू दी लॉ लैंग्वेज। तो यहाँ पे एक्सीडेंट एंड इंजुरी आर डिस्टिंक्ट इन केसेस वेयर द एक्सीडेंट इज अ इवेंट हैपनिंग एक्सटर्नली टू मैन। इसके हिसाब से एक्सटर्नली किसी को कुछ हो रहा है, बाहर से कुछ लग रहा है, हाथ टूट रहा है, पैर टूट रहा है, जख्म हो रहा है, कुछ मार लग रही है, जो बाहर से कुछ भी लग रहा है वो एक्सीडेंट में आ जाएगा। एज फॉर इंस्टेंस वेयर अ वर्कमैन, अगर वो सीढ़ी से गिर जाता है और उसे इंजरीज होती है तो वो एक्सीडेंट होगा। बट एन एक्सीडेंट मे बी एन इवेंट हैपनिंग इंटर, ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, बट इंजुरी मे बी एन इवेंट हैपनिंग इंटरनली टू अ मैन। इन सच केसेस एक्सीडेंट एंड इंजरी में कोइंसाइड। तो दोनों एक साथ हो सकते हैं, मतलब एक्सीडेंट भी हुआ और इंजरी भी हुआ। एक्सीडेंट में उसको मतलब इंजरी भी हुई, मतलब मेंटली भी उसको बहुत फ़र्क पड़ा, साइकोलॉजिकल इंजरी भी हुई और एक्सटर्नली भी उसको लगा। तो ऐसे भी केसेस होंगे जहाँ पे दोनों चीज़ें हो सकती है। और ऐसे भी हो सकता है कि वन कैन बी कोई कंफ्यूज हो जाएगा कि वो एक्सीडेंट है या इंजरी है। सच केसेस आर इलस्ट्रेटेड बाय हार्ट फेलियर। ऐसे केसेस होंगे जहाँ पे दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, हम सोचेंगे कि वो एक्सीडेंट है या इंजरी है। तो ये हार्ट फेलियर इसका एग्जाम्पल है। एंड लाइक the workman is doing normal work, the burden of proof of course will be on workman। तो यहाँ पे ये प्रूफ किसको करना है? बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब साबित किसको करना है? वर्कमैन को साबित करना है कि प्रूव द कनेक्शन बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड इंजुरी। उसको प्रूव करना है कि ये जो इंजुरी है वो एम्प्लॉयमेंट से कैसे कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये जो निमोनिया वाला केस वाला वर्कमैन था, उसके ऊपर अभी उसकी डेथ हो गई तो उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, उसकी फॉर एग्जांपल वाइफ है, जो विडोड वाइफ है, तो वो उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि वो इस चीज़ को कैसे कनेक्ट करती है टू दी एम्प्लॉयमेंट, इस इंजरी को। यहाँ पे इसको इंजरी बोलेंगे क्योंकि ये एक्सीडेंट नहीं है। एज पर दिस लॉ एक्सीडेंट मतलब बाहर से उसको कुछ हुआ, यहाँ पे तो उसको निमोनिया हुआ जो सामने दिखता नहीं है। तो निमोनिया जो उसको हुआ वो फिजिकल इंजुरी नहीं है, वो अंदर से इंजुरी है। तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ वर्कमैन के पास है या फिर उसके डिपेंडेंट के पास है कि वो साबित करे कि ये जो इंजुरी हुई है ये काम से कनेक्टेड है, एम्प्लॉयमेंट से कनेक्टेड है। तो उसने कनेक्ट किया कि उसको निमोनिया हुआ इसलिए क्योंकि उसको डिफरेंट टेम्परेचर्स पे जाना पड़ता था। एकदम हीटिंग रूम जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर होगा और कूलिंग प्लांट जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होगा, तो इतने दो अलग अलग टेम्परेचर्स में फ्रीक्वेंटली आने जाने की वजह से उसे निमोनिया होगा, जो कि उसके काम का हिस्सा था। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसको करना है? ओनर्स किसके ऊपर है, लाइबिलिटी किसके ऊपर है कि प्रूव करो? तो वो प्रूव करना है वर्कमैन को कि कनेक्शन बिठाना है कॉम्पेंसेशन के लिए कि वो जो इंजरी है वो एम्प्लॉयमेंट से कैसे कनेक्टेड है। अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। तो इसका मतलब क्या? अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की वजह से अराइज हुई है ऐसी एक्सीडेंट या ऐसा डिसेबलमेंट जो भी कुछ हुआ है गलत। एंड इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दो चीज़ें हैं, या तो एम्प्लॉयमेंट की वजह से या एम्प्लॉयमेंट के दौरान अगर कुछ एक्सीडेंट हुआ है, अगर कोई इंजरी हुई है तो
वो इंजरी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कैसे है वो एम्प्लॉई को ही प्रूव करना है। द ओनस, ओनस मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ, जो लाइबिलिटी किसके ऊपर है, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, इज ऑलवेज ऑन द क्लेमेंट, जो क्लेम कर रहा है। मतलब क्लेम कौन करेगा, या वर्कमैन या उसके डिपेंडेंट्स। तो जो भी क्लेम कर रहा है उसको ही प्रूव करना है कि जो एक्सीडेंट हुआ है वो या तो एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे हुआ है या एम्प्लॉयमेंट की वजह से हुआ है। जैसे कि निमोनिया एम्प्लॉयमेंट की वजह से हुआ है, कुछ किसी के ऊपर पत्थर गिर गया कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, तो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ है, अगर वो कंस्ट्रक्शन वर्कर है तो ये जो ओनस है, ये जो लाइबिलिटी है, ये जो प्रूव करने का बर्डन ऑफ प्रूफ है, उसको किसको प्रूव करना है, क्लेमेंट को। जिसको पैसा चाहिए वही क्लेम करेगा कि ये एम्प्लॉयमेंट से कैसे कनेक्टेड है। The question to be considered is whether the workman was required or expected to do the thing which resulted in accident, though he might have imprudently or disobediently done the same. तो यहाँ पे ये एक चीज़ है कि उसने जानबूझ के डिसओबेडेंटली किया है या उसको करना था इसीलिए किया है। तो वो भी देखना इम्पोर्टेंट है कि उसको बोला गया हो कि ये डेंजर है यहाँ मत करो, या उसको बोला गया हो कि हेलमेट पहन के ही कंस्ट्रक्शन का काम करना है, फिर भी उसने हेलमेट नहीं पहना। तो उसके टाइम पे अगर एक्सीडेंट हुआ है, हेलमेट नहीं पहना, एक्सीडेंट हुआ है, चोट आई है, तो उसको छोटा सा कुछ टेम्पररी डिसेबलमेंट हुआ है, तो उसका जो एम्प्लॉयर है वो ही कैन एस्केप फ्रॉम लाइबिलिटी, वो बच सकता है लाइबिलिटी से, मतलब कॉम्पेंसेशन भरने से बच सकता है। बट अगर तब उसकी जान चली गई, वो मर गया, वो जिसके ऊपर पत्थर गिरा था, उसने हेलमेट नहीं पहना था, बट हेलमेट नहीं पहना था भले ही उसकी गलती थी, उसको बोला भी गया था पहनो, फिर भी उसने नहीं पहना, लेकिन उसकी डेथ हुई, तो एम्प्लॉयर जो है वो छूट नहीं सकता है, उसको कॉम्पेंसेशन देना ही होगा। तो इट मे बी नोटेड दैट रिलेशनशिप ऑफ एक्सीडेंट एंड एम्प्लॉयमेंट शुड बी प्रॉक्सिमेट एंड नॉट रिमोट। प्रॉक्सिमेट होना चाहिए, नॉट रिमोट। मतलब ये नहीं कि मैंने किसी और को एम्प्लॉय किया, उसने अपने अंडर किसी और को एम्प्लॉय किया, और फिर उसने किसी और को अपने अंडर एम्प्लॉय किया। तो वो डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए एक्सीडेंट का और एम्प्लॉयमेंट का। वाया वाया एम्प्लॉयमेंट कि मैंने कंस्ट्रक्शन वाले को अपॉइंट किया है घर बनाने के लिए, अब कंस्ट्रक्शन वाले ने दूसरे बंदों को अपॉइंट किया है, तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो रिमोट है। वो लोग मुझसे कुछ नहीं मांग सकते, मैंने उनको अप्लाई नहीं किया है, एम्प्लॉय नहीं किया है। मैंने किसको एम्प्लॉय किया है, कंस्ट्रक्शन वाले को, कॉन्ट्रैक्टर को। अब कॉन्ट्रैक्टर से वो लोग मांग सकते हैं क्योंकि उनका एम्प्लॉयमेंट जो डायरेक्ट है, जो प्रॉक्सिमेट है, कनेक्टेड है, वो किससे कनेक्टेड है, जो भी उसके वर्कर्स हैं, उसका जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे कनेक्टेड है, ना ही मुझसे। तो रिमोट नहीं होना चाहिए, दूर नहीं होना चाहिए, क्लोजली कनेक्टेड होना चाहिए, प्रॉपर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप होना चाहिए। ये सब केस लॉस हैं। अब बर्डन ऑफ प्रूफ, ये तो हमने पढ़ा कि बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा क्लेमेंट पे होगा, जो क्लेम कर रहा है उसके ऊपर ही बर्डन है कि वो प्रूव करे कि कैसे आपका, आपको क्यों आपको मिलना चाहिए, या कैसे वो एम्प्लॉयमेंट से कनेक्टेड है। अब ये एक एग्जाम्पल है, Mr. X, a supervisor working in a company engaged in stone quarrying, suffered from reeling of the head and fell down unconsciously in a quarry। अब ये है कि एक बंदा जो है वो स्टोन क्वेरिंग में काम करता था, बट उसको क्या हुआ, उसको अनकॉन्शियसनेस की वजह से वो गिर गया वहाँ पे क्वेरी में, और फिर जो हेड की रीलिंग की वजह से, मतलब उसको चक्कर आ गया, अनकॉन्शियस हो गया और वो गिर गया। ही डाइड नेक्स्ट डे। व्हेन मिसेस एक्स क्लेम्ड कॉम्पेंसेशन अंडर द एक्ट, द कंपनी कंटेंडेड दैट हिज डेथ वॉज नॉट ड्यू टू एक्सीडेंट। तो कंपनी ने बोला उसको एक्सीडेंट की वजह से वो नहीं मरा है, एंड एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के दौरान या एम्प्लॉयमेंट की वजह से एक्सीडेंट नहीं हुआ है। इट वॉज आर्ग्यूड दैट द नेचर ऑफ वर्क ऑफ अ सुपरवाइजर डज नॉट वारंट एनी रिस्क ऑफ एन अटैक ऑफ हाइपरटेंशन, क्योंकि उसका काम जो है वो हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन वाला नहीं था। उसका कोई काम ऐसा नहीं था कि उसको ज़्यादा टेंशन हो या ऐसा हेक्टिक काम हो, स्ट्रेसफुल काम हो, ऐसा कोई भी काम नहीं था उसका। उसका स्टोन कवरिंग का काम था। तो इस वजह से
हाई कोर्ट ने, ओडिशा हाई कोर्ट ने ये बोला कि सुपरवाइजर जो है इन स्टोन क्वेरी डज नॉट वर्क अंडर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो कोर्ट ने भी बोला सही है कि वो स्ट्रेस में काम नहीं करता है, उसको जो हाइपरटेंशन होगा या ब्लड प्रेशर होगा वो उसकी हो सकता है घर के प्रॉब्लम्स की वजह से या कुछ और रीज़न हो, बट ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो उसको क्लेम नहीं मिला। तो आई थिंक आगे का अभी कल करते हैं।